हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। कल हमने एक शुरुआत की थी साइंस के एक चैप्टर के साथ में। और साइंस का जो चैप्टर था वो था इलेक्ट्रॉनिक्स यानी विद्युत, जिसे हमने कंप्लीट किया था। और आज हम एक वैसे अल्टरनेट डेज पे हमने बताया था कि एक दिन आपकी 10th की क्लास चलेगी और एक दिन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की क्लास चलेगी। तो आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस की क्लास लेने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ भी चुके हैं। उसमें जैसे विटामिन्स हमने कवर किए, उसके अलावा बल हमने कवर किया, उसके अलावा कार्य, त्वरण, वेग आदि हमने उसमें कवर किए हैं। और उसी के साथ में हमने एक कार्य व शक्ति यानी कि शक्ति भी हमने कंप्लीट की है। लेकिन शक्ति के अंदर हमने एक पॉइंट आपको बताना भूल गए, शक्ति जिसे आप अच्छे से जानते हो, पावर क्या होती है। जो कार्य करने की दर होती है उसे पावर कहते हैं। यह हम पहले आपको लिखवा चुके हैं अच्छे से। और इसका जो मात्रक होता है या इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट क्या होती है इसकी, वोट होती है। लेकिन एक अन्य मात्रक और होता है इसका रिलेशन हम बताएंगे कि HP जो हॉर्स पावर होता है वो क्या होता है। ये भी एक शक्ति का ही एक यूनिट है, हॉर्स पावर, जिसे हम अश्वशक्ति कहते हैं। अश्वशक्ति कहते हैं। आपने सुना होगा कभी कभी जब हम जैसे हमको आदि में जो मोटर्स होती है वो उसमें जो मोटर्स लगी होती है उनकी जो शक्ति होती है वो HP के अंदर मापी जाती है। और HP होता है हॉर्स पावर। और एक HP बराबर होता है 746 वोट के बराबर, 746 वोट के बराबर। और ये किसके अंदर होता है, ये FPS पद्धति के अंदर होता है। FPS पद्धति के अंदर होता है, जिसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं या ब्रिटिश पद्धति के अंदर ये होता है। यदि हम मीट्रिक पद्धति के अंदर बात करें तो मीट्रिक पद्धति के अंदर एक HP बराबर होता है 735.5 वोट। और ये होता है MKS पद्धति के अंदर या मीट्रिक पद्धति के अंदर। मीट्रिक पद्धति के अंदर क्या होता है, एक HP बराबर 735.5 वोट। तो हमने ये हमारा पॉइंट छूट गया था, इसलिए हमने आपको पुनः ये पॉइंट कवर करवा दिया है। इस प्रकार से हम शक्ति को कंप्लीट होता है यहाँ पर शक्ति। और अब हम बात करने वाले हैं ऊर्जा की। वैसे तो कार्य और ऊर्जा, इनका मात्रक देखा जाए, इनके विमेय सूत्र देखे जाएं और इनके डेफिनेशन देखे जाएं तो लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा। ऊर्जा जिसे एनर्जी कहते हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि आप क्या ऊर्जा को देख सकते हैं। क्या हम ऊर्जा को देख सकते हैं? तो हम ऊर्जा को नहीं देख सकते। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा अदृश्य होती है। ऊर्जा अदृश्य होती है, इनविजुअल होती है। इनविजुअल होती है, अदृश्य होती है। और यदि ऊर्जा की बात की जाए, इसकी परिभाषा, तो परिभाषा होती है इसकी कार्य करने की क्षमता। किसी व्यक्ति हो गया, कोई मशीन हो गई, उसके जो कार्य करने की क्षमता है उसे हम कहेंगे ऊर्जा। उसे हम क्या कहेंगे, ऊर्जा। यदि इसका मात्रक की बात की जाए कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी भी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। जूल या कैलोरी होती है। जूल या कैलोरी होती है। यदि हम जूल व कैलोरी में संबंध देखें तो एक कैलोरी बराबर होता है 4.18
2 जूल या 4.2 जूल के बराबर होती है। तो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 1 कैलोरी में होते हैं 4.182 जूल या 4.2 जूल होते हैं। और एक कुछ अन्य और जूल और अन्य जो मात्रक हैं उनमें भी हम संबंध देख लेते हैं, जैसे जूल का अन्य मात्रकों के साथ, ऊर्जा के अन्य मात्रकों के साथ जूल का संबंध। तो सबसे पहले एक ऊर्जा का मात्रक होता है, आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो भी आप ध्यान रखना कि एक मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसे हम शॉर्ट में ईवी कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। और ये आपको याद रखना है, ये ग्रुप डी के अंदर पूछा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। तो इस प्रकार से हमने ऊर्जा के मात्रक देखे, ऊर्जा की यूनिट देखी। अब ऊर्जा की विमीय सूत्र देख लेते हैं। जो ऊर्जा का विमीय सूत्र है वो किसके बराबर है, वो कार्य के बराबर ही है। और हमने कार्य का विमीय सूत्र आपको पहले ही बता दिया कि कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, तो वो होता है m1L2T-2। क्या होता है, m1L2T-2। यह आपको ध्यान रखना है कि ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या, ऊर्जा की जो विमीय सूत्र है वो होता है m1L2T-2। इस प्रकार से हमने ऊर्जा के कुछ बेसिक्स पढ़े हैं। इस प्रकार से हम आगे और चलते हैं तो ऊर्जा के हम टाइप्स देखते हैं। ऊर्जा के टाइप्स देखते हैं। देखिए ऊर्जा के टाइप्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। मान लीजिए एक नदी है, इस प्रकार से एक नदी है और इस नदी में, ये एक नदी है हमारे पास में, और इस नदी के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा बहता हुआ जा रहा है। ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है जो इसमें बहता हुआ जा रहा है। तो इसके अंदर एनर्जी पूछी जाए आपको कि इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, तो वैसे इसमें कौन सी एनर्जी है, गतिज ऊर्जा भी है इसमें और इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा भी है। इस कारण हम कहेंगे कि इस लकड़ी के टुकड़े में कौन सी एनर्जी है, तो इसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। किसी निकाय की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, किसी निकाय की जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ से समझिए यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, किसी निकाय या वस्तु की गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा ही क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। किसी निकाय, किसी सिस्टम की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, विच सिस्टम ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वही क्या होता है,
यांत्रिक एनर्जी, जिसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे या मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। तो किसी निकाय की गतिज ऊर्जा व स्थिति ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले हम देखेंगे गतिज ऊर्जा और उसके बाद में देखेंगे हम स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए गतिज ऊर्जा, यहाँ से इस वर्ड को पकड़िएगा, गति। तो किसी निकाय की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा ही क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। तो इस प्रकार से एक टेबल बना लीजिए इस प्रकार से। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले गतिज ऊर्जा। तो एक गतिज ऊर्जा क्या होती है? जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। वैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आपको परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, तो आप सीधी सी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। किसी वस्तु या निकाय की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा इसे हम के से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको पूछ लिया जाएगा कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। और यदि इसमें और डेराइव्स किए जाए तो आपको ध्यान रखना है कि जो संवेग, जो मोमेंटम होता है, वैसे तो हमने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं, लेकिन हम आने वाली क्लासों में हम पढ़ाएंगे आपको संवेग। लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि इसे P से डिनोट करते हैं। और संवेग बराबर होता है, संवेग किसके बराबर होता है? संवेग P। तो संवेग पर होता है द्रव्यमान इनटू वेग। तो P बराबर द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, वेग को v से डिनोट करते हैं। तो क्या P बराबर m भी हो गए हैं यहाँ से? यदि मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, समीकरण का दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं इसका, तो क्या यहाँ से बनेगा कि P स्क्वायर बराबर m स्क्वायर v स्क्वायर। यही बनेगा P स्क्वायर बराबर m स्क्वायर v स्क्वायर। तो समीकरण इसे A नाम दे दीजिए। और समीकरण A को यदि हम समीकरण A को यदि A को m से गुणा व भाग कर दे, समीकरण A को m से, यहाँ पर m जो है वो द्रव्यमान है, और इसको यदि द्रव्यमान से गुणा कर दिया जाए या गुणा और भाग कर दिया जाए तो क्या बनेगा? यहाँ से के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर तो है ही, इसे यदि m से गुणा कर दिया जाए और m को m से भाग दे दिया जाए तो इस प्रकार से बन जाएगी हमारे पास में इक्वेशन m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m, या हम इसे कह सकते हैं 1/2m m स्क्वायर वी स्क्वायर। तो m स्क्वायर और वी स्क्वायर किसके बराबर है? p स्क्वायर के। तो यहाँ से जो k बनेगा अपना वो बनेगा p स्क्वायर अपॉन 2m। तो इस प्रकार से k का मान अगर संवेग के पदों में पूछा जाए या गतिज ऊर्जा का मान संवेग के पदों में पूछा जाए तो इस प्रकार से भी आपको पूछा जा सकता है। तो गतिज ऊर्जा के यदि हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के अंदर एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि बस में बैठा व्यक्ति, बस में बैठा व्यक्ति आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, आकाश में
उड़ता हुआ पक्षी, चलता हुआ आदमी। वैसे तो जो भी चीज़ गति करती है उसमें गतिज ऊर्जा तो होनी है, चाहे वो बस में बैठा व्यक्ति हो, आकाश में उड़ता हुआ व्यक्ति हो, या हम सामान्य चाल से जो चलते हैं उसमें भी गतिज ऊर्जा होती है। इस प्रकार से जो भी इस यहाँ पर ब्रह्मांड में जो भी चीज़ चलती है या गति करती है उसके अंदर क्या उपस्थित होगी, गतिज ऊर्जा उपस्थित होगी। तो इस प्रकार से हमने समझा गतिज ऊर्जा को, और अब हम समझने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा को। स्थितिज ऊर्जा, अब हम देखेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। और यहाँ से आपको इसकी परिभाषा का पता चल रहा होगा कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है स्थिति परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा। स्थिति परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा, और इसे हम डिनोट करते हैं P से, और P बराबर होता है mgh। h यहाँ पर क्या है, हाइट या ऊंचाई है। g यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। और m यहाँ से द्रव्यमान है, मास है। तो यहाँ से आपको एक पता चल रहा होगा एक चीज़ का कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो सकारात्मक पॉजिटिव एंड नकारात्मक नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंडीशंस में हो सकती है। तो स्थितिज ऊर्जा का मान नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। और इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक खींचा हुआ धनुष पूछ लिया जाए आपसे कि खींचे हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है, तो खींचे हुए धनुष के अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। दूसरा, चाबी भरी घड़ी। तीसरा, खींची हुई स्प्रिंग या दबाई हुई स्प्रिंग, तो खींची या दबी हुई स्प्रिंग। और एक और लिख लीजिएगा, बांध का पानी। इनमें क्या होती है, इनमें स्थितिज ऊर्जा होती है। खींची हुई स्प्रिंग की बात करें तो खींची हुई स्प्रिंग कुछ इस प्रकार से होगी, और दबी हुई स्प्रिंग कुछ इस प्रकार से होगी। तो दोनों ही कंडीशन में कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ पे भी स्थितिज ऊर्जा होगी और यहाँ पर भी स्थितिज ऊर्जा होगी। और खींचा हुआ धनुष कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से। ये धनुष, यहाँ से खींचा हुआ धनुष में कौन सी ऊर्जा होगी,
स्थितिज ऊर्जा होगी। तो हमने स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की हमने बात कर ली है। अब हम कुछ ऊर्जा रूपांतरण की चीज़ें देखेंगे जो हम कल वाली क्लास में हम बात करेंगे। उससे पहले हम एक आध क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। यदि किसी कार, बस व ट्रेन की गतिज ऊर्जा समान हो तो उनके वेगों वेलोसिटीज का क्रम बताओ। यदि किसी कार, बस व ट्रेन की गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी वो सेम हो तो उनके वेगों का क्रम बताइए। तो हम कहेंगे यदि कार की गतिज ऊर्जा को हम KEC मान लें, बस की गतिज ऊर्जा को यदि हम KEB मान लें और यदि ट्रेन की गतिज ऊर्जा को हम KET मान लें, इस प्रकार से मान सकते हैं। और ये तीनों क्या दिया गया है कि बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए कि KE बराबर ½ mv², KE बराबर ½ mv² होता है। यदि KE को सेम कर दिया जाए तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि जो m होगा वो क्या होगा, वेगों के m, और यहाँ से v जो होंगे वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। यानी कि जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका वेग अधिक होगा। यही तो निष्कर्ष निकलेगा यहाँ से कि यदि m अधिक तो वेग कम और वेग अधिक तो m कम। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए यदि कार का जो वेग होगा वो बस की तुलना में क्या होगा, कम होगा, और बस का जो द्रव्यमान होगा वो ट्रेन की तुलना में कम होगा। सॉरी, मैंने कार का वेग बोला था, कार का द्रव्यमान न बोलकर। देखिए, कार का जो द्रव्यमान होगा वो बस की तुलना में कम होगा और जो बस का जो द्रव्यमान होगा वो ट्रेन की तुलना में कम होगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ से जो इनके वेगों का क्रम होगा वो क्या होगा, VC जो होगा वो VB से अधिक होगा, और जो VC का वेग, कार का वेग बस से अधिक व बस का वेग ट्रेन से अधिक होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनके वेगों का क्रम क्या होगा, सबसे ज़्यादा वेग कार का होगा, उसके बाद में बस का होगा और उसके बाद में ट्रेन का होगा। तो इनके वेगों का क्रम क्या हो गया, VC इज़ ग्रेटर देन VB इज़ ग्रेटर देन VT। तो इस प्रकार से यहाँ से ये संबंध आता है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसके बाद हम क्लास को यहीं पर रोक देंगे। किसी वस्तु को यदि
20 मीटर की ऊंचाई 100 किलोग्राम की वस्तु को 20 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य। तो देखिएगा यहाँ से जो m है वो कितना है 100 किलोग्राम और जो h है वो है 20 मीटर और g की वैल्यू फिक्स होती है। ये हम आगे जब गुरुत्वाकर्षण जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर g का मान पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप याद रखिएगा g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लेते हैं और g को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। g को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। तो बताइए 100 किलोग्राम की वस्तु को 20 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने में किया गया जो कार्य होगा, ये कार्य किसके बराबर होगा? ये कार्य होगा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा और स्थितिज ऊर्जा होती है P बराबर mgh। तो यहाँ से P बराबर m की वैल्यू 100 किलोग्राम, g की वैल्यू 10 ले लीजिए यहाँ से और h की वैल्यू 20 मीटर। तो यहाँ से टोटल बन जाएगा यहाँ से 20,000 जूल या 20 किलो जूल। तो आपको समझ में आया होगा कि 100 किलोग्राम की वस्तु को 20 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो होगा 20,000 जूल या 20 किलो जूल। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम और इसमें सुधार कर सकें। एक्चुअली क्या है, हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं होने की वजह से हम थोड़ा बहुत वीडियो में हो सकती है कुछ गलतियां हमारे से हो रही हो, लेकिन हम भविष्य में उनको ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम क्लासें आपको लगातार देते रहिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। राम राम।